नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 1, जिसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र, आप लोग देखिए, हम लोग ये राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, सिविक्स। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, लोकतंत्र वैसा शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन चलता है। जनता का शासन चलने का मतलब कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो कि सत्ता में होते हैं और वो देश को चलाते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लोकतंत्र का क्रमिक विकास, कि लोकतंत्र जो जनता का जो शासन है, यानी जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनका जो शासन। देखिए, इस दुनिया में बहुत तरीके के शासन होते हैं, जिसमें मोनार्कियल सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री गवर्नमेंट भी है। मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, जो देश को या स्टेट को या किसी भी राज्य को चलाता है। मोनार्कियल सिस्टम में यानी राजशाही शासन जिसको कहते हैं। और डिक्टेटरशिप में एक तानाशाह होता है जो कि अपना मनमानी अपने ढंग से करता है। और मिलिट्री वाले सिस्टम में मिलिट्री का सरकार होता है जो कि वो अपने हिसाब से चलाता है, जो कि ये तीनों शासन गलत है और वो जो कि ये लोगों के हित में नहीं होता है। ये अपने फ़ायदे के लिए ये लोग करते हैं और ये किसी भी तरीके से लोगों के फ़ायदे में नहीं। तो सबसे बढ़िया होता है किसी देश के लिए उसमें लोकतंत्र का होना। ठीक, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें जनता अपनी मर्ज़ी से अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उस ओहदे पे पहुंचाती है जिससे कि वो देश की सेवा कर सके। तो लोकतंत्र में ही होता है। तो देखिए, पहले के ज़माने में बहुत से देश में मोनार्कियल सिस्टम था, डिक्टेटरशिप था, तानाशाही था। आज भी है, ऐसी बात नहीं है, आज भी है, लेकिन उसका क्रमिक विकास हुआ है। लोकतंत्र का क्रमिक विकास, धीरे धीरे विकास हो रहा है। हर देश में मोनार्कियल सिस्टम से, डिक्टेटरशिप से, मिलिट्री सिस्टम से, जो मिलिट्री का गवर्नमेंट आ रहा है, वो सब चीज़ों से अब लोकतंत्र की ओर लोग बढ़ रहे हैं। लोग अब समझदार हो रहे हैं, अब लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके लोकतंत्र की ओर लोग बढ़ रहे हैं। लोग समझदार हो रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र का कैसे कैसे विकास हुआ। इसमें से कुछ 2 एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं 2 देशों के, जो कि इसमें हम बताएंगे आगे के आने वाले समय में। ठीक, जिसमें चिली के घटनाक्रम को बताया गया है और पोलैंड के। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने। तो इतना आप समझ गए कि लोकतंत्र किस तरीके से क्रम से विकास कर रहा है, धीरे धीरे करके। उससे पहले हम थ्योरी पे जाएं या फिर हम पहले मैप को देख लेते हैं कि कैसे कैसे सब बदला हुआ है। ठीक, तो आइए पहले मैप को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 1950 से लेके 70 तक की। ये 1900 से 1950 तक की ये मैप है, जिसमें आपको दिखाया गया है जहाँ जहाँ ये दिया गया हुआ है, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें रही हैं। ठीक, और जहाँ ये ऑरेंज कलर का दिया हुआ है, जहाँ तो वहाँ पे 1900 में तो नहीं था लोकतंत्र, लेकिन 1950 आते आते ये ऑरेंज वाला जो डिनोट कर रहा है क्या, कि उस वक्त 1900 में वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विकास होकर 1950 तक तो हमारा लोकतंत्र आ गया। जैसे आप इंडिया ही का उदाहरण देते हैं, हम लोग का जो देश है कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो देख रहे हैं 1900 से आगे ही है। तो 1950 तक आते आते हम लोग का देश एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था। ठीक, और ये जो रेड कलर का आप जो देख रहे हैं, ये पहले से स्वतंत्र हैं। पहले से 1900 में भी ये कुछ देख रहे हैं अमेरिका के, ये सब एरिया को आप जब देख रहे हैं तो ये सब
पहले ही से लोकतंत्र 1900 में इनके यहाँ स्थापित हो चुका था। लेकिन जो ऑरेंज वाला पार्ट जो दिखा रहा है कि इनके यहाँ 1950 आते आते तक मतलब लोकतंत्र स्थापित हो गया था। ठीक, तो देख रहे हैं इतना 1900 से 1950 तक के बीच में इतने देशों में, बहुत कम देशों में लोकतांत्रिक शासन स्थापना हुआ। फिर वहीं हम बढ़ते हैं दूसरे मैप पे, तो हम देखेंगे 1975 वाले को। ठीक, अब ये देखिए 1975 में लगभग लगता है बहुत से जगहों पे लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। तो देख रहे हैं समय के साथ साथ बढ़ रहा है लोकतांत्रिक देशों का। ठीक, अब ये देखिए, अब ये 2000 का मैप है। 2000 में मैप का ये देखिए, ये इस नक्शे को देखिए। इसमें लोकतांत्रिक देशों की संख्या देखिए कितनी बढ़ चुकी है। ये देख रहे हैं, ये सब बढ़ चुकी है। बहुत कम जगह है जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन नहीं है। तो देख रहे हैं कैसे 1900 से लेकर 2000 के बीच में किस तरीके से लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, कि लोकतंत्र जो होता है ना, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा शासन माना जाता है, क्योंकि इसमें जनता अपने मन से अपने प्रतिनिधि को चुनती है जो देश के हित में काम करता है। और अदर जितने भी गवर्नमेंट होती है वो अपने, जैसे मोनार्कियल सिस्टम को ले लिया जाए तो मोनार्कियल सिस्टम में या मतलब राजशाही शासन में क्या होता है, ये एक राजा है मान लीजिए, तो अब इसका बेटा हो ये हुआ तो अब ये राजा बनेगा। अब ये जनता को क्या करना पड़ेगा, ये चाहे कितना भी अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन अब इसको स्वीकार करना पड़ेगा जनता को स्वीकार करना पड़ेगा कि यही राजा है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में अगर ये नेता अच्छा नहीं है तो दूसरे को चुना जा सकता है। तो देखिए हम कैसे पढ़ आते हैं अपने टॉपिक पे। और आपको बता दें, क्योंकि हम पहले चिली देश के बारे में बताने वाले हैं, तो हम उसको मैप के माध्यम से देख लें कि चिली किस द्वीप में पड़ता है। तो आपको बता दूं कि चिली साउथ अमेरिका का एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि हमारे पूरे पृथ्वी पे कितने कॉन्टिनेंट हैं और उनके नाम भी लिखिएगा। देख रहे हैं ये चिली, ये जो पतला सा दिख रहा है ना, ये जो इतना सा पतला सा, ये चिली देश है। ठीक, तो ये इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम का एक देश था। आपको मैप में दिखाया भी अभी मैप में दिखाया दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे देखिए ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक, ये दक्षिण अमेरिका है, मतलब ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा एशिया है, ये यूरोप है, और ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और इधर अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें से साउथ अमेरिका के बारे में बात किया गया था, जो कि हम यहाँ पे बता दिए। यहाँ पे चिली नाम का देश है, आप देख सकते हैं मैप में। तो हम बात करते हैं हम चिली के बारे में। तो देखिए 1970 की बात है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम का एक देश, ठीक, वहाँ पे आयंदे नाम का एक व्यक्ति था जो कि सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करता है। और 1970 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो पॉपुलर यूनिटी नाम का गठबंधन बनाता है। किसका बनाता है? पॉपुलर यूनिटी। आयंदे नाम का व्यक्ति था, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करता है, और 1970 में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है जिसमें वो पॉपुलर यूनिटी नाम का एक गठबंधन बनाता है और वो आयंदे राष्ट्रपति बन भी जाता है। वो आयंदे राष्ट्रपति बन जाता है तो वो सामाजिक सुधार के कार्यक्रम चलाता है, मज़दूरों की दशा में सुधार करता है, शिक्षा प्रणाली को सुधारता है, बहुत सारे ऐसे चीज़, जैसे बच्चों को दूध मुफ्त में बांटवाता है, भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटता है, बहुत सारी आर्थिक मदद देता है। जो हो सके एक लोकतांत्रिक शासन में एक सरकार को करना चाहिए अपने लोगों जनहित के लिए,
वो करता है। लेकिन क्या होता है, इससे तो बहुत लोग खुश हुए इसके काम से, लेकिन अब उस वक़्त क्या था कि देखिए, अब इन सब चीज़ों को अब सरकार बनी है तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, और वो बड़ी-बड़ी आर्थिक विकास के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों का वहाँ पे सेटलमेंट भी चाहिए, सेटअप भी चाहिए, स्थापना भी होना चाहिए। तो वहाँ पे विदेशी कंपनी आती हैं, तांबा का प्राकृतिक बड़े पैमाने पे विदेश जाके बेचती है और काफ़ी मुनाफ़ा कमाती है। ठीक, तो ये जो राष्ट्रपति साल्वाडोर आयंदे थे, ये इनका जो था कि ये देखते थे कि हमारे देश से तांबा-वांबा निकाल के ले जा रहा है, सब बाहर देश में बेच रहा है सब, और खूब मुनाफ़ा कमा रहा है। तो इस कृत्य का विरोध करते हैं। ठीक, विरोध इसलिए भी करते हैं कि जैसे वो लोग अपने देश में ज़्यादा मुनाफ़ा कमाता था सब, और इससे क्या होता था, एक पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि माइनिंग करते हैं तो वहाँ पे कितने लोगों को वहाँ से हटना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें। तो चिली की चर्च, ज़मींदार वर्ग, अमीर वर्ग, ये सब देखिए जब बड़े लोगों का सरकार विरोध करने लगी, क्योंकि ज़्यादातर समय में देखिएगा कि जो होता है, बड़े लोगों का ज़्यादा किसी शासन पे अधिकार होता है, अमीरों का उनको बुरा भला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनसे ही सरकार कितने लोगों की तो चलती है। लेकिन ये जो साल्वाडोर आयंदे थे, इन सारे कंपनियों के इन सारे जो कृत्य कर रहे थे, कमा रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे, इन सब चीज़ों से साल्वाडोर आयंदे विदेशी कंपनियों को, ऐसा नहीं था कि वो जल रहे थे इस वजह से, उन सब से मतलब ये बाहर में बेच रहे थे, जिससे कि उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, और वो इस कृत्य का विरोध कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, छोटे लोगों का शोषण भी हो रहा था, जिस वजह से इन कृत्यों का विरोध कर रहे थे ये राष्ट्रपति आयंदे। तो इनके खिलाफ में चिल्ली के चर्च, ज़मींदार वर्ग लोग, मतलब बड़े-बड़े अमीर राजनीतिक दल ने राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम को क्या किया, जो सुधार करने का ये सोच लिए थे, उसका विरोध करने लगे लोग। क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े लोगों का विरोध कीजिएगा तो वो लोग चाहेंगे कि ये हटे, और मेरे जैसे लोगों का, मतलब मेरे जो हित में काम करे, वो लोग कुर्सी पे बैठे ताकि उनको फ़ायदा हो। तो उनको हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। ठीक, तभी तक पता चलता है कि 11 सितंबर 1973 को नौसेना यानी नेवी का एक समूह था जो कि चिल्ली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लेता है लोग। ठीक, और देश के रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और सेना के अधिकारी जो नेवी के रहते हैं वो रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति को बोलते हैं कि पद छोड़ने के लिए, क्योंकि षड्यंत्र रचा गया था कि उनको हटाना है। तो राष्ट्रपति को इस्तीफे की मांग कर रहे थे वो लोग। तो सेना कुछ उनको करती कि उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया कि देश की जनता को आगाह कर दिया कि आपका देश खतरे में है। ठीक, तो इसलिए उन्होंने रेडियो के माध्यम से अपने संदेश को देश के जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, और जो कहें इन लाइनों में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे मुल्क की मेहनत कश मज़दूरों, अपने संबोधन में वो बोलते हैं मेरे मुल्क के मेहनत कश मज़दूरों, चिल्ली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिल्ली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिल्ली जिंदाबाद, चिल्ली सी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। देखिए, वो एक तरह से देश को आगाह कर देते हैं, क्योंकि वो नेवी के जो समूह थे उनको रेडियो के माध्यम से पद छोड़ने के लिए कहा जाता है, और ये आयंदे जो थे ये देश के हित के लिए काम कर रहे थे। तो उनको लग रहा था ऐसा कि अब देश का जो भविष्य है बहुत ही खतरे में, तो इसको लोगों को आगाह कर दो, लोगों को उस चीज़ के बारे में बता दो, जिससे कि अगर कोई इनके साथ बुरा करता है तो वो उसके लिए उनका विरोध करे। तो उन सब चीज़ों को उन्होंने बोला कि ये देशद्रोह जो कर रहे हैं नेवी की जो कुछ समूह थे,
वो लोग देशद्रोह कर रहे थे, सत्ता वो पूरी तरह कायम करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे क्या होता है, लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती क्योंकि सेना अपने हिसाब से कानून चलाती। ठीक, तो वही बोल रहे हैं कि देर सवेर स्थितियाँ बदलेंगी। मतलब हो सके आज मैं हूँ यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन धीरे धीरे हो सके ये सेना कब्जा कर ले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कब्जा कर लेगी तो उस पद पे बन ही रहेगी। तो वो चिल्ली के लोगों को जागरूक करते हैं कि आप आज़ाद लोग हो, आप लोग भविष्य में मुझे कुछ हो जाए इसकी मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन एक भविष्य में आप आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना करोगे, यानी अपने देश को बचा लोगे तुम लोग। ठीक, ये जागरूक करने का काम करते हैं। और फिर लास्ट में बोलते हैं चिल्ली जिंदाबाद, चिल्लीवासी जिंदाबाद और मजदूर जिंदाबाद। ठीक, तो ये अपने देश को आगाह कर देते हैं जिससे कि आने वाले भविष्य के कठिनाइयों को वो सामना कर सकें और इन स्थितियों से लड़कर वो अपने एक अच्छे समाज की रचना कर सकें इन सब चीज़ों को। ठीक है, बोलते हैं कि ये मेरी आखिरी शब्द है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। बोलते हैं कि ये जो मैं शब्द बोला हो ये मेरी आखिरी शब्द है। ठीक, क्योंकि उनको ऐसा भय हुआ था कि उनको मारा भी जा सकता है। ठीक है, तो और अंत में हम देखेंगे कि उनको मार भी दिया जाता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये मेरी कुर्बानी है जो बेकार नहीं जाएगी। मैं कायरता, जो डरपोक लोग हैं, और देशद्रोह के खिलाफ जो नैतिक सबक बनकर मैं उभरूँगा, मैं आप सबके बीच मौजूद रहूँगा कि मैं कायर नहीं हूँ। देशद्रोह के खिलाफ जो लोग, नेवी के लोग जो देशद्रोह कर रहे थे, जो विभिन्न अमीर लोग देशद्रोह करके सत्ता से उनको हटाने का प्रयास कर रहे थे, उन अपने नैतिक सबक से मैं जो अपने देश के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ वो आप में एक प्रेरणा बन के आप में रहे, जिससे कि आप अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। कहने का इनका तात्पर्य ये है। ठीक, इस प्रकार 11 सितंबर 1973 को जनरल अगोस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आयंदे की हत्या कर दी। देखिए, 11 सितंबर 1973 को जनरल अगोस्तो जो सेना का अधिकारी था, उसके नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक, और विद्रोह करके अमेरिका के सरकार द्वारा सहयोग से उनके चिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति आयंदे की अंत में हत्या कर दी। ठीक, लेकिन उससे क्या होने वाला था कुछ नहीं। अंत में हम देखेंगे कि चिल्ली के लोगों ने फिर से वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी। 11 सितंबर 1973 को चिल्ली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। देखिए, जब सेना सत्ता पर अधिकार कर लेती है तो उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। ठीक है, तो जो 11 सितंबर को सेना उनको हटाकर राष्ट्रपति आयंदे को बैठ गए और सत्ता पर अधिकार कर लिया, उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। ठीक है, तख्तापलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगोस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बन बैठे और तख्तापलट का जो विद्रोही जो नेता था जनरल अगोस्तो, वो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करके अपने बन गया। ठीक है, पिनोशे की सरकार ने आयंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों को दमन कर दी। देखिए, जाहिर सी बात है मिलिट्री अपने शासन करेगी ही। तो पिनोशे जो थे वो तो अपना शासन अपने से खुद को चुन लिया था, वो तो लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं था। तो वो क्या किया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उसके खिलाफ कोई कुछ बोले। तो जो आयंदे के जो समर्थक थे, यानी जो राष्ट्रपति आयंदे जो निर्वाचित हो गया, जिनको मार दिया गया, उनके जो समर्थक थे उनको क्या किया, पिनोशे ने मरवा दिया। ठीक है, उनकी हत्या करवा दी, आयंदे की बेटी और परिवार को जेल में डाल दिया, कितने लोगों को लापता कर दिया गया, कोई लेखा जोखा नहीं है। ठीक, मतलब बहुत से लोगों को दुख सहना पड़ा कि जो उनके समर्थक थे उनको मार दिया गया, आयंदे के समर्थकों को मार दिया गया और उनकी बेटी और परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया। और जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, क्योंकि सैनिक शासन चल रहा था, और जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे उनको मार दिया जाता था, हत्या करवा दी जाती थी। ठीक है, पिनोशे की सरकार
सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोशे की जो सरकार 17 वर्षों तक शासन किया। फिर 1988 में ये उनका शासन समाप्त होता है, तो वो एक जनमत संग्रह करवाते हैं। जनमत संग्रह में क्या होता है कि लोगों का मत अपनी तरफ मतलब इकट्ठा करते हैं कि उनकी तरफ जनता है या नहीं, ठीक है। तो 17 वर्षों तक तो उसको लगा था, लेकिन जनता क्या थी, उनको तो अंदर ही अंदर 17 वर्षों तक सैनिक शासन के अंदर रहना पड़ा था। तो उस चीज़ को क्या करते हैं, पिनोशे सरकार को भारी बहुमत से ठुकरा दिया जाता है। मतलब जनमत संग्रह में वो हार जाते हैं, उनका सरकार नहीं बन पाता उसका, पिनोशे का, ठीक है। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सज़ा दी, और जो देशद्रोह किए थे उस वक्त जो आयंदे की सरकार में, उन सबको उन सारे अपराधियों को सज़ा दी गई, और फिर से चिली में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कि एक आयंदे नाम के व्यक्ति थे जो कि 1970 में एक पार्टी की स्थापना की, फिर पॉपुलर नाम का गठबंधन बनाया, फिर अपने राष्ट्रपति और देश के हित में काम कर रहे थे, जो कि एक लोकतांत्रिक सरकार का वो काम कर रहे थे। फिर उनके काम से नाखुश हो गए अमीर पूंजीपतियों ने, अनेक जमींदारों ने, फिर सेना ने विद्रोह करके उनके लोकतांत्रिक शासन को हटा के सैनिक तख्ता पलट करके अधिकार में आ गए, सत्ता पे अधिकार कर लिया। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चला, 17 वर्षों तक चला, ठीक। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जनता ने खुद्रोह कर दिया, विद्रोह करके उनको हटा दिया और सारे अपराधियों को सजा। तो इसलिए लोकतंत्र का देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ जाए, जो चाहे कुछ कर ले, आज नहीं तो कल लोकतंत्र कहीं ना कहीं स्थापित होना है ही। जहाँ आज नहीं है वो कल होगा ही, क्योंकि ज़्यादा देर तक जनता किसी चीज़ को सहन नहीं कर सकती कि गलत चीज़ को, ठीक, जो उनके हित में ना हो। अभी तक चिली में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। देखिए उस वक्त 1988 के बाद से अभी तक 4 बार चुनाव हो चुका है, ठीक। और अनेक दलों ने भाग लिया, सरकार बनाया, ठीक। अब चिली के शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो चुकी है। 2006 में जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख, जो कि 1973 में विद्रोह के दौरान कर दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। अल्बर्टो वेसेले जो थे, उनकी हत्या हो गई थी 1973 में, और 2006 में उनकी पुत्री मिशेल वेस्ले विजयी रहीं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। अब आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लंबे संघर्ष के बाद ही चिली के लोगों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी। तो इतने 17-18 वर्षों तक जो सैनिकों के शासन में की सत्ता में काम किए, उन मतलब रहे, इतने संघर्ष किए हैं। उसके संघर्ष के बाद भी 18 वर्ष बाद उस शासन को हटाया और फिर लोकतंत्र की स्थापना की, और वहाँ पे 4 बार उसके बाद से चुनाव भी हुआ, और कई दलों ने अपनी सरकार बनाई। और रही 2006 की बात, तो वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में मिशेल वेस्ले बनी, जो कि पहले अल्बर्टो वेस्ले की, जो कि जिनकी हत्या 1973 में हो गई थी, उनकी बेटी थी, ठीक, जो कि वहाँ पे बन गई हैं। और आज क्या है, चिली एक लोकतांत्रिक देश है। तो यही था, और आगे के हम वीडियो में पढ़ेंगे पोलैंड से रिलेटेड घटना के बारे में, वो क्या था। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कैसा रहा ये क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।